हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि हम लोग जिस तरह से इस हिंदी की क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे। मैं आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ इस हिंदी की कक्षा में, जिसे आप अर्पित रीजनिंग ऐप पर देख रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी आपको बताया था कि इस चैनल पे आपकी अभी फ्री क्लासें चल रही हैं। 1 तारीख से आपके इस पे पेड क्लासें चलेंगी, और क्योंकि कल 1 तारीख है तो मुझे लगता है जितनी क्लासें अभी होनी थी फ्री वाली वो हो चुकी हैं। अब कल से आपका व्याकरण की यात्रा शुरू होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज मैं थोड़ा सा और वो प्रश्न बता दूँ जो मोस्टली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और अक्सर दिखाई देते हैं। तो आज बात करते हैं हम लोग हिंदी भाषा के विकास की यात्रा, यानी कैसे वो हमारी साहित्यिक भाषा बनी और कैसे हमारी ये चीज़ें हुई। बहुत सारी चीज़ें, प्रश्न ऐसे हैं, भले 1 नंबर का वो प्रश्न आता है, 2 नंबर का प्रश्न आता है, लेकिन उसको आप समझ नहीं सकते। हम लोग बात करेंगे इस पे। अभी आज आप इस चैप्टर को ध्यान से देखिएगा। अगर इस पार्ट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इससे बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो आपको एक बार फिर से पुनः याद दिला देती हूँ, कल 1 तारीख है, आपकी पेड क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और आप इस पे सभी का नंबर पड़ा हुआ है, अर्पित सर का पड़ा है, हमारा पड़ा हुआ है। आप उस नंबर पे फ़ोन लगा के बात कर सकते हैं। और इस कल से आपकी व्याकरण की कक्षा स्टार्ट होगी। जो बच्चे नहीं पढ़े अभी तक, कंटिन्यू क्लास या रिवीजन करना चाहते हैं, तो आप कल से उनके पेड क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और आपको डाउनलोड करना पड़ेगा अर्पित रीजनिंग ऐप। उसी के ज़रिए आपको सारी जानकारी और सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ठीक है, अब क्लास की बात करते हैं। मैंने एक यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक डायग्राम बनाया है भाषा का, और इसे आप बहुत गौर से देखिएगा। हिंदी भाषा का विकास, आपने कई बार पेपर में देखा होगा, हिंदी भाषा किस परिवार की है? तिब्बत परिवार की, केतुम परिवार की, भारोपीय परिवार की, ईरानी परिवार की, इस तरह के कुछ प्रश्न आते हैं। तो इसका देखिए पहला ही उत्तर आपको मिल जाता है भारोपीय। हिंदी भाषा जो है वो हमारी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारत और यूरोप के क्षेत्र में जो बोली जाती है भाषा, उसे हम लोग भारोपीय परिवार की भाषा कहते हैं। बात हम लोग सिर्फ इसी पे करेंगे, इसके अंदर नहीं ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये 1 लाइनर प्रश्न आते हैं और वही आपको बता रहे हैं। तो एक प्रश्न आपका बना कि हिंदी भाषा किस परिवार की है, तो आपको जवाब देना है भारोपीय। ठीक है, ये एक प्रश्न हो गया। अब आते हैं किस वर्ग की है। भारोपीय के अंतर्गत हिंदी भाषा किस वर्ग में आती है? शतम में आती है कि केंटुम या केंटुम में आती है? ये एक प्रश्न कई बार आ चुका है और पुलिस लेवल पे ही, एसआई लेवल पे ही पूछा जा चुका है। तो हम लोग बात करते हैं इस पे। तो आपको एक डायग्राम में दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं देना पड़ेगा। आपको भारोपीय परिवार के 2 भेद दिखाई दे रहे हैं, एक शतम वर्ग और एक केंटुम और केटुम। तो केंटुम या केटुम वर्ग में हिंदी भाषा का कोई स्थान नहीं है। आपका जो है वो शतम वर्ग की हिंदी भाषा है। यानी कि 2 प्रश्न आपके बने, किस परिवार की है? तो भारोपीय परिवार की है। किस वर्ग की है? तो शतम वर्ग की है। ये 2 अलग अलग प्रश्न हैं। अब आते हैं हम लोग कि शतम वर्ग में कितनी भाषाएं होती हैं। तो ये प्रश्न नहीं आता, ये आता है कि भारतीय आर्य भाषा के कितने भेद हैं। ये आपको मैंने तीनों नीचे देख रहा होगा सभी का। तो देखिए, पहली है भारतीय आर्य भाषा, दर्दी जो कश्मीरी और पहाड़ी क्षेत्र में भाषा बोली जाती है, और तीसरी है ईरानी, जिसे आप अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, ये सारे क्षेत्रों में ये जो बात, तो ये हमारे यहाँ की भाषा नहीं है। ईरानी मतलब उधर साइड की बोली जाती है। तो वो सारी चीज़ें हैं। भारतीय आर्य भाषा हमारी ये 3 है। आप गौर से देखिएगा, और इसका सन भी मैंने लिख दिया है। ये कई बार पूछा जा चुका है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का आ चुका है और आधुनिक आर्य भाषा का आ चुका है। तो इसे ध्यान रखिएगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व इसका समय रहा है। मध्यकालीन आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व रहा है, ईस्वी रहा है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक रहा है। तो एक चीज और जान लीजिए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को आप आधुनिक काल की भाषा भी
कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जिस समय चंद्रवरदाई और इस तरह की कई रचनाएं हुई, कीर्ति लता, कीर्ति पताका, ठीक है, ये सारी रचनाएं हमारी इस भाषा में हुई हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में। जयदेव जो सबसे बड़े गीतकार कहे जाते हैं, और आपके जितने भी बहुत अच्छे अच्छे विद्वान जो कवि आपके हुए हैं, मतलब आप ये समझिए आदिकाल आपका पूरा इसमें है। आदिकाल ही प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, ये याद रखिएगा। उसका आपको एक तरह से ये दिया है मैंने। और मध्यकालीन आपका भक्ति काल समझिएगा। तो ये आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं, बात करते हैं हम लोग आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसके भी पार्ट बहुत सारे हैं, तो इसको भी समझ लीजिए। आधुनिक आपका 3 तरह से चलता है। इसमें एक तो आधुनिक वाले में आपको 3 पार्ट करने पड़ेंगे, एक प्राचीन, आदिकालीन, मध्यकालीन और आधुनिक कालीन। तो हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब यूँ समझिएगा, थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगी, ये आपकी संस्कृत हो जाएगी, ये थोड़ा और संस्कृत का रूप है। यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होगी। तो मैं इसका एक प्रोफार्मा आपको दिखाती हूँ, इसका प्रोफार्मा दिखाती हूँ, देखिएगा। आधुनिक आर्य भाषा के 3 पार्ट होंगे। आधुनिक आर्य भाषा के आर्य भाषा, अब ये कितने हैं आपको दिखाती हूँ। पहला, अब उसका समय लिखते जाइएगा और बताते जाती हूँ। प्राचीन या आदिकालीन हिंदी, आप चाहो तो उसी के नीचे बना लो। हिंदी इसमें आ रही है पूरी। प्राचीन आदिकालीन हिंदी, इसका समय लिख लीजिए। यही है आपका आदिकाल, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ठीक है। दूसरा आपका आ जाओ बेटा, दूसरा मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन हिंदी, इसका समय है 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आपके पास एक खाका तैयार है और आप इसे बहुत अच्छे से, मतलब आपको कहीं लिखना ही नहीं है। अगर आपके पास ये प्रोफार्मा बना है तो सबके जवाब आपको मिल जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर दूंगी, आधुनिक कालीन हिंदी, हिंदी। देखिए लिखना तो पड़ता ही है भाई। अब ये नहीं कि बहुत शॉर्ट में पढ़ा दिया जाए और आप कुछ आए ही ना आपको, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत लिखिए, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। और आपको जब प्रोफार्मा बना रहेगा पूरा नहीं क्लास की तरह लिखाना है, 1850 से अब तक। अब आपको एक बार फिर से जस्टिफाई कर देती हूँ, क्लियर फिर से सुन लीजिए, ठीक है। जो गलतियाँ थोड़ी बहुत हुई बीच में, देखिए हिंदी भाषा का विकास, सबसे पहला प्रश्न है कि किस परिवार की भाषा है। 1 नंबर आपका तय है भारोपीय परिवार की। आपको अनर्गल किसी प्रश्न की तैयारी नहीं करनी है, ठीक है। सबको याद रखना है कि भारत और यूरोप के क्षेत्र में बोले जाने वाली, कई बार प्रश्न घुमा देता है, भारत और यूरोप के क्षेत्र में बोले जाने वाला कौन सा परिवार है, तो आपको याद रखना भारत और यूरोप मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा भारोपीय। एक प्रश्न आपका ये बना। दूसरा, भारोपीय परिवार के कितने भेद होते हैं, तो ये तो कभी प्रश्न नहीं आता साहित्य, लेकिन ये जरूर पूछता है कि भारोपीय के किस वर्ग की है हिंदी, तो आपको देना है शतम वर्ग की है। शतम वर्ग के 3 पार्ट हो गए। कौन कौन से हो गए? भारतीय आर्य भाषा, दर्दी, ईरानी। ना दर्दी कभी पूछा है ना ईरानी पूछा है, आपसे पूछेगा भारतीय आर्य भाषा कितने तरह की होती है, तो वो भी 3 पार्ट में फिर डिवाइड हो जाती है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, जो कि पाणिनि का समय कहा जाता है। पाणिनि जिन्होंने व्याकरण की पुस्तक का निर्माण किया था, आपको मालूम है संसार की प्रथम व्याकरणिक पुस्तक पाणिनि द्वारा रचित है। और उसके बाद जो भी महाकवि, जो भी कवि हुए, जो भी विद्वान हुए,
उन सभी उपनिषदों का, उन सभी का रचना इसी भाषा के अंतर्गत हुआ, ठीक है, जिसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत इसमें आएगी। मध्यकालीन आर्य भाषा की बात करिए तो पाली और प्राकृत विकसित हुई इसमें। मध्यकालीन आर्य भाषा में आपकी कौन सी भाषा विकसित हुई? पाली और प्राकृत, जो कि महावीर स्वामी और बुद्ध के उपदेशों पर आधारित थी। और ये संस्कृत का थोड़ा सा विकृत रूप था, याद रखिएगा, शुद्ध रूप नहीं, विकृत रूप। शुद्ध रूप आपका यहाँ है, क्योंकि संस्कृत की उत्पत्ति जो है वो हिंदी की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ये संस्कृत का क्षेत्र समय है, और ये पाली और प्राकृत। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। और बात करते हैं अब हम लोग आधुनिक आर्य भाषा की। आधुनिक आर्य भाषा ही हमारे हिंदी का मुख्य रूप है। आधुनिक आर्य भाषा 3 भागों में विभक्त है। पहली आती है प्राचीन या आदिकालीन हिंदी 1000 ईसा पूर्व से 1400 ईस्वी तक, यानी कि हमारे आदिकालीन, जिसमें अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए आपने कुमार रासो, परमाल रासो, जगनी, जाने कितने कवियों के कितनी रचनाएं आपने इसमें पढ़ी, जयदेव है, ठीक है, आपके क्या कहते हैं पृथ्वी चंद्रवरदाई हैं, आपके कल्हड़ हैं, ये सारे आपको मिलेंगे इसमें। अमीर खुसरो तक भी इसी में आएंगे आपके। तो आपको याद रखना है प्राचीन यानी कि हमारी आदिकालीन। अब आ जाइए मध्यकालीन हिंदी। मध्यकालीन का मतलब होता है कि जो हम लोग ने तुलसी, केशवदास, रहीम, ये सब चीजें जो कभी हम लोग ने पढ़ी, वो सब हमको मध्यकालीन यानी कि हमारे भक्ति काल और रीति काल के क्षेत्र इसमें समाहित है। बहुत ध्यान से समझिएगा, सब चीजें ब्लैक बोर्ड पे नहीं है कि आपको लिखी हुई मिल जाए। सो आपको सुनना है और सुन के अपना ज्ञान बिल्कुल पुख्ता मजबूत रखना है। मध्यकालीन के अंतर्गत 2 युग आएंगे, एक आपका भक्ति काल और एक रीति काल। उसके अंतर्गत केशव है, तुलसी है, आपके जितने भी ये सब कवि हैं, कबीर हैं, गुरु नानक हैं, जो भी जिस भी भाषा के सब हैं, वो सब आपके किस में आएंगे? इसमें आएंगे। अब आते हैं आधुनिक कालीन हिंदी। आधुनिक कालीन हिंदी मतलब जो हमारी आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई थी, या यूं कह लीजिए कि फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना हुई थी, और 4 लेखकों ने जो अपना योगदान दिया था, किसने किसने? लल्लू लाल ने, सदल मिश्र ने, और ईशा अल्लाह खां ने, और आपके सदा सुखलाल जी ने, ठीक है। ये चारों ने जो हमें सपोर्ट किया हिंदी के रूप को विकसित करने के लिए, वो इस काल का, यानी कि खड़ी बोली की शुरुआत, खड़ी बोली इससे पहले नहीं बोला मैंने, खड़ी बोली की जो विकास की यात्रा हुई वो इस काल से है। तो और खड़ी बोली का नाम देने वाले विद्वान थे आपके जॉन गिल क्राइस्ट। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन किया और हिंदी को खड़ी बोली का नाम दिया। जो खड़ी बोली आज आपकी मानक बोली कही जाती है, जिसमें हम काम करते हैं, वो नाम देने वाले थे जॉन गिल क्राइस्ट। तो ये बातें समझ में आई होंगी मेरे ख्याल से। आपको बहुत ही कम समय में कम तरीके से मैंने एक अच्छा आपको बहुत बढ़िया प्रश्न आपको सिखाया, और इस पे कम से कम नहीं भी बेटा तो 15 प्रश्न आराम से बढ़िया बनते हैं, और वो 15 प्रश्न आपके सामने मैंने रख दिए। आपको कभी भी पूछ सकता है कि भक्ति काल और रीति काल में कौन सी आर्य भाषा का प्रयोग होता है, तो आधुनिक आर्य भाषा का प्रयोग होता है। आपसे पूछ सकता है कि खड़ी बोली किस आर्य भाषा का रूप है, तो आप बोल सकते हैं आधुनिक कालीन हिंदी का रूप है, ठीक है। तो ये सारे तरीके हुए। अब बात चलते हैं कुछ और चीज़ों पे, ठीक, कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। मैं हिंदी विकास में जो आपकी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं हैं, उनका भी बहुत बड़ा रूप है। बहुत नाम पूछा गया, पेपर में बहुत आया है, तो उनको लिख लीजिए, वो आपकी बहुत अच्छे से हैं, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, ये एक ऐसा आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है कि आप दूर रहकर भी अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो जो अध्ययन छोड़ देता है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर विद्या चाहिए तो सुख नहीं है, और सुख चाहिए तो विद्या नहीं है। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि बिना प्रयास निरत प्रयास के कोई चीज़ नहीं मिलनी है। सो पढ़ते रहिए, अर्पित रीजनिंग ऐप पर हिंदी की, रीजनिंग की, मैथ की क्लास लेते रहिए। 3 आपके विषय बहुत अच्छे हैं, उनके आप अध्ययन करिए, उनको
लाइव देखिए और अपने टीचरों से जो भी पूछना हो पूछिए। अगर आप दूसरे का भी भला करना चाहते हैं तो लाइक के साथ आप क्या कहते हो उसको शेयर भी करिए। ठीक, कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा कि आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आई और क्या नहीं समझ में आई। सो बात करते हैं हिंदी विकास। हेडिंग हमारी पड़ेगी हिंदी के विकास में सहयोगी। सहयोगी इसलिए कि इन्होंने योगदान दिया धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाएं। देखिए, मैंने राष्ट्रीय नहीं बोला और ना ही मैंने सरकारी बोला। सबसे पहले अगर नाम आता है इस क्षेत्र में तो सबसे पहले नाम आता है ब्रह्म समाज का नाम, और इसका पूछा भी गया है, आपको मालूम भी है, ब्रह्म समाज। कई बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। इसके संस्थापक कौन थे? कई लोग जानते होंगे, राजा राम मोहन राय थे और 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे ये, और अपने क्षेत्र में यूँ कहिए कि साहित्य के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, कलकत्ता, अब ये कोलकाता में है, पहले कलकत्ता लिखा जाता था, अब कोलकाता लिखा जाता है, तो अब भी ये संस्था कलकत्ता से काम करती है। ठीक है, प्रार्थना समाज, आपको स्थान भी लिख देते हैं, ठीक है, जिससे कि दिक्कत ना हो। सारे प्रश्न आपके सामने हैं, अगर आपने जरा सा भी चूके तो ये 1 नंबर 2 नंबर आपको फिसला सकते हैं, तो कोशिश ये करिएगा। देखिए, ये हो गई संस्था का नाम, संस्था हो गई, ये आपका सन हो गया, ये आपके संस्थापक हो गए, और ये आपका स्थान हो गया कि अभी ये कहाँ पर है। चारों महत्वपूर्ण है तथ्य और चारों आपसे पूछे जाते हैं, और आप अगर देखेंगे तो इसमें कई बार प्रश्न आ चुका है। ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम पूछा जा चुका है। हिंदी को प्रोत्साहित करने के लिए जिस सम्मान के साथ सी राजगोपालचारी जी का नाम लिया जाता है, बहुत बड़े पक्षधर थे। जैसे हम लोग कहते हैं ना, कह रहे ये भाजपाई है, ये सपाई है, ये दुनिया भर के, ठीक उसी तरह से अगर हिंदी भाषी और हिंदी का कोई बहुत बड़ा आधुनिक क्षेत्र में कोई अगर पक्षधर था तो सी राजगोपालचारी जी थे। बहुत सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता था और उन्होंने समय समय पे बहुत आवाज़ें उठाई हैं, हिंदी को प्रारूप देने के लिए काम भी किया है। तो ये आपको पहली संस्था समझ में आई होगी। दूसरी संस्था लिख लीजिए, प्रार्थना समाज। मेरे ख्याल से ये नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, प्रार्थना समाज। ठीक है, इसका था, ये बहुत कम आता है लेकिन आता है 1867 में, और इसके संस्थापक थे आपके आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग एवं गोविंद रानाडे, 2 लोगों ने मिलकर की थी। अच्छा, इसका स्थान मुंबई है, इस समय भी ये काम कर रही है मुंबई। ठीक है, जिसको आप लोग बम्बई कहते थे पहले, अब तो मुंबई हो गई है। अब बात करते हैं आर्य समाज की। आर्य समाज, ठीक है, आर्य समाज आपकी 1875 ईस्वी में हुई। सबसे इम्पॉर्टेंट जिन पर मैंने इम्पॉर्टेंट लिखा है वो आप जरूर रीड करिएगा। और सबको मालूम है आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद, आज भी आर्यवादी कई लोग हैं, दयानंद सरस्वती। ठीक, इनकी संस्था इस समय ये भी मुंबई में है। तीसरी
एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी बताते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी नाम सुना होगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी। और इसने आपका काम किया है 1882 में, भारत में है ये। और कर्नल H.S. एल्कॉट एवं मैडम H.P. कर्नल H.S. ऑलकॉट, ये थोड़ा सा अंग्रेजी लोग थे, मतलब अंग्रेज थे, और इन लोग ने बाहर से आके हिंदी के प्रारूप में और विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। मैडम H.P. वलात्वस्की, ये इनका नाम था, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं दीनदयाल शर्मा जी का, जिनके नाम पे इस समय स्टेशन का नाम भी रख दिया गया है। और अब उन्होंने क्या ये संस्था स्थापित की थी और कब की थी और कैसे उन्होंने चीज़ें की हैं वो भी देख लीजिए। सनातन धर्म संस्था, खैर इसका स्थान मैं लिख देती हूँ। इस समय ये जो है मद्रास मतलब चेन्नई में है, पहले मद्रास था तो अब चेन्नई में इसका है, क्योंकि मद्रास का ही नाम बदल कर चेन्नई कर दिया गया है, ठीक है। स्थान सबको समझ में आया होगा। अब करते हैं सनातन धर्म सभा। सनातन धर्म सभा, देखिए हर विषय का अपना एक ढंग होता है, ठीक। और एक बात जान लीजिए, गणित में 4 संख्याएं लिखेंगे तो उसका जब आंसर निकालेंगे तो 1 पेज 2 पेज 3 पेज कहीं भी जा सकता है, ये आप लोग को अच्छी तरह से मालूम है। जब आप हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, तो आपको लिखना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन उसका कैलकुलेशन बहुत कम निकलता है। यानी दूसरे सब्जेक्ट से अगर आप सोचिए कि हमको लिखना भी ना पड़े, हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाए, तो ये आपकी सोच की गलती है। एक बात याद रखिएगा, एक तो लेखन पद्धति से हमको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती हैं, क्योंकि इंसान को अपने द्वारा किए गए काम के बहुत कुछ याद रहता है। तो अगर आप लिखते हैं, अगर आप पढ़ते हैं, तो आपको सारी चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर आप देख देख के लिख रहे हैं या सुन रहे हैं केवल, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सुनिए, आप ही के लिए ये सारी व्यवस्था है। लेकिन अगर आप लिख रहे हैं तो ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी और कभी ना कभी किसी पेपर में आएगा तो क्लिक करेंगी ये चीज़ें। तो बात करते हैं इस पर, सनातन धर्म सभा, और ये 1895 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और वही इनके आपको लोग जानते ही हैं, कौन थे ये, इनकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा, ठीक है। और स्थान इसका वाराणसी, वाराणसी, ठीक। और अब बात करते हैं एक बंगाल की और पृष्ठभूमि से व्यक्ति की, रामकृष्ण मिशन की। ये आपके कानपुर में भी एक लाइब्रेरी चलती है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, आप बड़ी अच्छे से वहाँ पे पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं, सदस्य हैं तो। फिलहाल अभी तो लाइब्रेरियाँ सब बंद हैं। 1897 में, और इसकी स्थापना की थी विवेकानंद ने, जिसको युग पुरुष कहा जाता है, युवा शक्ति का नेतृत्व करने वाला विवेकानंद ने। और इसकी जगह है बेल्लूर। सबको मालूम है बेल्लूर कहाँ पड़ेगा?
ठीक है, ये थी आपकी कुछ धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं। मोस्टली आपकी यही इतनी आती हैं हिंदी के बारे में। अगर आप बात करेंगे तो इतनी ही आपको मिलेंगी। कभी आपको जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा अगर पूछा गया है तो ब्रह्म समाज के बारे में पूछा गया है, आर्य समाज के बारे में पूछा गया है, और आपका ज़्यादा से ज़्यादा राम कृष्ण मिशन के बारे में पूछा गया है। 3 आपके प्रश्न बहुत अच्छे बनते हैं इससे। और अगर आप चाहते हैं कि इन पर आप अपना ध्यान रखें तो आप याद रखिएगा, इनके संस्थापक का नाम याद रखिए, संस्था का नाम याद रखिए। सन याद रहे, सन बहुत कम आता है, आपको संस्थापक का नाम ज़्यादा पूछता है और जगह पूछता है। क्योंकि कई बार आता है कि हिंदी के क्षेत्र का विकास करने वाले संस्था का मुख्यालय कहाँ है, इसके अध्यक्ष कौन है, इसके संस्थापक कौन है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और आपको मालूम होना चाहिए। अब अगली हेडिंग आप डाल सकते हैं, हिंदी के विकास में संयोजित साहित्यिक संस्थाएं। थोड़ा सा इसलिए ये चर्चा करना ज़रूरी है कि अगर हम ये चर्चा नहीं करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम लोग थोड़ा सा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और देखिए, पढ़ाई क्लिष्ट नहीं हुई है, उसके प्रैक्टिकल पे ज़्यादा व्यवहार ध्यान दिया जा रहा है। जो हम लोग कल से कक्षा स्टार्ट करेंगे ज़्यादातर हमारा प्रैक्टिकल रहेगा। प्रैक्टिकल मतलब आपके सामने चीज़ें उदाहरण मौजूद होंगी और आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ कैसे पढ़ सकते हैं। और किताबों की भाषा को रटना नहीं है हमें। कल से जो आप क्लास अभी लेंगे तो वो ये याद रखिएगा कि आपको रटने की पद्धति पे काम नहीं करना है। जो आपको रटने की पद्धति पे करे तो ठीक है, आपको 4 किताबें खरीद लीजिए, रट लीजिए। अगर उसमें आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर कहिएगा कि जय भगवान जी की, और क्या है। तो ये चीज़ें हैं, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे इसे। तो बात करते हैं हिंदी के विकास की सहयोगी साहित्यिक संस्थाएं। अब जैसे अभी कल ही एक बच्चे ने पूछा कि मैडम नरभक्षी में कौन सा, फ़ोन करके उसने पूछा नरभक्षी में कौन सा समास है। मैंने अपने बच्चों को हमेशा सिखाया प्रैक्टिकल करो, नरभक्षी का पहले अर्थ निकालो, समास ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। नर को खाने वाला, ठीक है। अब अगर हम देखें तो इसमें तत्पुरुष समास है, नर को भक्षण करने वाला यानी कि तत्पुरुष समास है। लेकिन नरभक्षी सबको नहीं बोलते, नरभक्षी राक्षस को बोलते हैं। नरभक्षी एक ऐसे प्राणी को बोलते हैं जो इंसानों को खा जाता है। तो विशेष अर्थ दे रहा है। भाई समाज में क्या नरभक्षी जानवर होता है? नरभक्षी क्या भाई, सारे जानवर तो नरभक्षी होते नहीं है, सारे मनुष्य नरभक्षी तो होते। नर का मतलब क्या? आदमी को खाने वाला, मनुष्य को खाने वाला। तो 1-2 मान लो जंगली हिंसक पशु है वो खा सकते हैं। तो आपको विशिष्ट अर्थ देने वाला जब वो दे रहा है, जब नरभक्षी हम दानव को कहते हैं, असुर को कहते हैं, राक्षस को कहते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक बहुब्री समास में चला जाएगा। मैंने उससे ये बताया कि बेटा ये तत्पुरुष समास है, लेकिन विशिष्ट अर्थ देने के कारण ये बहुब्री समास में चला जाएगा। उसने तपाक से बोला मैडम आंसर बहुब्री दे रहा है। मैंने कहा तुम्हें मैंने दोनों तर्क बता दिए। जब तक अनुवाद नहीं निकलेगा, जब तक उसका अर्थ नहीं निकलेगा, आप समास की प्रक्रिया तक पहुंच नहीं सकते हैं। अगर आप समास सीख रहे हैं, संधि सीख रहे हैं, तो उसकी बेसिक पृष्ठभूमि को लेकर चलिए। ठीक उसी तरह से जब आप हिंदी भाषा के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं तो बेस ऑन बेस पढ़िए, ठीक है। तो बेस का मतलब है अगर आपकी धरातल, आपने किसी बीज को बोने के लिए अगर उबड़ खाबड़ ऐसे बीज कर दीजिए तो हो सकता है वो बीज ना उगे। लेकिन किसी को ठीक से गुनाई निड़ाई ये सब करके आप खोद खाद के अगर बीज डालते हैं तो वो पक्का फल देगा, पक्का वो फूलेगा। मैंने कई बार देखा है, जैसे हम लोग सड़ा हुआ बैगन होता है, मिर्चा होता है, फेंक देते हैं, वो अपने आप पूरा ज़मीन में मिट्टी उट्टी डाल दो, चाय पत्ती डाल दो, हो सकता है कुछ दिन बाद वो पौधा बन के निकल आता है। अगर हम उसको ऐसे ही कहीं ऐसे ही फेंक दे ज़मीन पे तो थोड़ी वो बीज वो उगेगा। तो मेरे कहने का मतलब है आपकी पृष्ठभूमि अच्छी रहेगी तो आपको ये सब चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। तो और बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी एक आपसे विनती है, अनुरोध है, क्योंकि आप हमसे, भाई जाहिर सी बात है, हमसे सीख रहे हैं तो हम आपको अपने ही तजुर्बे का अनुभव बता रहे हैं। आप इसको लिखिए, लिखेंगे तो नोट्स बनेगा। दूसरी बात, एक स्थायी चीज़ होगी आपके पास। तीसरी बात, लिखी हुई चीज़ आपको याद होगी। तो ये आपके फायदे की बात थी। बात करते हैं मेन अब हम लोग साहित्यिक संस्थाएं, क्योंकि हिंदी भाषा को अगर चरम सीमा पे कोई किसी ने पहुंचाया तो
तो साहित्य ने पहुंचाया, और कोई नहीं है, क्योंकि हिंदी में इतना साहित्य है, इतना साहित्य है, यूँ समझ लीजिए सागर। आप गोता मारते रहिए, आपको था नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं प्रमुख संस्थाओं की। सबसे पहले नंबर पे आती है नागरी प्रचारिणी सभा आपकी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आ चुका है। नागरी प्रचारिणी सभा। अच्छा, ये है कहाँ? सबको मालूम है, काशी। ठीक है, काशी आप समझ ही गए होंगे, वाराणसी। और ये स्थापना इनकी हुई थी 1893 में। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। और इनके संस्थापक थे श्याम सुंदर दास। ठीक है, श्याम सुंदर दास इनके संस्थापक थे, और राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह, 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। लेकिन सबसे ज़्यादा नाम अगर लिया जाता है तो इन लोगों का, तो आप लोग को ये जानकारी बहुत कम पुस्तकों में मिलेगी, आपको पता ही नहीं होगा। कभी कभी श्याम सुंदर दास नहीं देते हैं, और कई बार इनके ये 2 दे देते हैं। तो तीनों लिख लीजिए, त्रयी। संस्थापक 3 लोग थे। श्याम सुंदर दास, पहले थे श्याम सुंदर दास, दूसरे थे राम नारायण मिश्र, और तीसरे थे आपके शिव कुमार सिंह। ये त्रयी कहे जाते हैं, याद रखिएगा, इनको त्रयी कहते हैं, त्रयी। ठीक है, तो ये त्रयी इस संस्था के संस्थापक थे। हम लोग एक फर्स्ट को देखते हैं। श्याम सुंदर दास ज़्यादातर पूछा जाता है, तो आपको श्याम सुंदर दास पे इंगित कराया जाता है, लेकिन बहुत ही रेयर जो विशिष्ट पुस्तकें हैं उन्हीं में इन त्रयियों का नाम मिलेगा आपको। अब बात करते हैं हिंदी साहित्य सम्मेलन का, हमेशा होता है, हर साल होता है, आपको मालूम है, हिंदी साहित्य सम्मेलन। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन, और ये आपका प्रयाग में है। प्रयाग समझी गए होंगे, इलाहाबाद, ठीक, कुंभ की जगह। और इसकी संस्था 1910 में हुई थी, और प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय जी थे। 1910 में, और सभापति बस लिख लीजिए, प्रथम सभापति पंडित मदन मोहन मालवीय। बहुत विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति, इतनी भाषाओं के ज्ञाता और अपनी शक्ति से अपने ज्ञान को विस्तार देने वाला व्यक्ति थे ये। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें समझ में आई, और हैं होने को बहुत सारी हैं। एक और आप लिख लीजिए, हिंदी विद्यापीठ देवघर। देवघर का मतलब बिहार पहुंच गए हम लोग। हिंदी विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ, वहाँ से कई लोगों को कई चीज़ें उपाधि के रूप में मिलती हैं। और 1929 में, मैं बहुत मुख्य लिखा रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता रही हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, समय ईस्वी लगा लीजिएगा। ठीक है, और आपकी 2-3 चीज़ें हैं। सो ये कुछ चीज़ें समझ में आई। इसी तरह बिहार विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है। तो ये कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगी। संस्थापक इसके थोड़े से नहीं दिए हैं, तो इसका संस्थापक अलग अलग लोगों ने किया है, तो इसका प्रमुखता से नहीं पूछा गया है। जो मेन थे वो आपका सबसे फर्स्ट नंबर पे ये संस्था काम करती है। सेकंड नंबर पे आपने ये देखा होगा, हिंदी साहित्य सम्मेलन हर साल होता है।
अब इस कोरोना के चक्कर में इस साल होगा कि नहीं होगा या हुआ कि नहीं हुआ ये एक अलग बात है, लेकिन हर साल वहाँ पे विशिष्ट तरह से सम्मेलन होता है और दूर दूर के लोग विद्वान आते हैं। और देखिए विद्यापीठ कई जगह है, विद्यापीठ एक नहीं, मुंबई विद्यापीठ है, आपका हिंदी विद्यापीठ है, बिहार विद्यापीठ है, मैं बिहार विद्यापीठ गई हूँ, ठीक है, और आपके और भी कई हैं, तो उनके अलग अलग संस्थापक हैं, छोटे छोटे लोग हैं, उनके नाम कभी नहीं आते हैं। जो मुख्यतः थे साहित्यिक संस्थाएं आपके सामने मैंने बता दिया, ठीक है। सो बात करते हैं, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई कुछ इनके चीज़ों पर वार्ता, ठीक है। सो अब आ जाते हैं हम लोग, संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान मिला ये भी लिख लीजिए आप लोग, ठीक है, ये आपको बहुत ज़रूरी है। 22 भाषाएं कौन कौन सी है, ये बच्चे कई बार मुझसे मांग करते हैं कि मैडम मुझे 22 भाषाएं लिखा दीजिए, तो वो अलग अलग बिहारी वारी सब मिला देते हैं, तो ऐसा नहीं है, आप क्रम से पहले लिख लीजिए उसे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आप हेडिंग डाल दीजिए, संविधान की 22 भाषाओं का विवरण। पहले की कक्षाओं में मैंने आपको बताया था कि 15 अगस्त 1947 के पूर्व जो हिंदी राजभाषा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता था, लेकिन 1949 में सी राजगोपालचारी जी ने भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रभाषा का प्रयोग, नेशनल लैंग्वेज का प्रयोग इस उद्देश्य से किया था कि राष्ट्रभाषा राजभाषा के अंतर को भली भांति समझा जा सके, ठीक है। संविधान की कार्रवाई का हिंदी प्रारूप तैयार करते हुए राजभाषा स्टेट लैंग्वेज के स्थान पे कार्यालय ऑफिशियल, याद रखिएगा, स्टेट लैंग्वेज की जगह ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रयोग उन्होंने किया था। और मैंने पहले भी बताया था कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। यानी राजभाषा का मतलब हुआ आपके कार्य काज की भाषा, ना कि किसी स्टेट की भाषा, ना कि किसी क्षेत्र की भाषा। तो ये बात मैंने पिछली कक्षाओं में सिखा दिया है। सो आपकी हेडिंग होगी संविधान के अनुसार 22 भाषाओं का स्वरूप का विवरण लिख सकते हैं, स्वरूप लिख सकते हैं, वो तो अपने प्रेजेंट करने पे है, ठीक है। सो अब सबसे पहले नंबर पे आती है हमारी असमिया। एक बात मैं बता दूं, शुरू में 22 नहीं थी, शुरू में आपकी केवल 14 थी, स्टार्टिंग में लैंग्वेज आपकी 14 थी। तो अगर कभी आ जाए कि हमारी संविधान में पूर्व में कितनी भाषाओं को मान्यता मिली थी, तो 14 से कैसे बनी आप देखिए, ठीक है। 14 प्रादेशिक भाषाओं को सम्मिलित किया गया और संविधान के 8वीं अनुसूची अनुच्छेद 344 भाग 1 और 351 भाग 1 में 22 प्रादेशिक भाषाओं को स्थान दिया गया। तो पहली असमिया, दूसरी बंगला, बंगाल की भाषा, स्टेट लैंग्वेज है ये सारी, और लेकिन इनको मान्यता मिली है। तीसरा गुजराती, चौथा हिंदी, पांचवा कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, उड़िया उड़ीसा की लैंग्वेज है उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू।
तेलुगु, उर्दू। ये 14 आपकी थी, लेकिन आपकी 14 के बाद ये सीधे सीधे 1967 में 21वें संशोधन के अंतर्गत सिंधी भाषा को अनुसूची में जोड़ा गया और 92 में 71वें संशोधन के अंतर्गत 3 और भाषाएं जुड़ी, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। ठीक है, तो 15वीं भाषा आपकी सिंधी, 16वीं आपकी कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, और 2003 में सबसे नया संशोधन आपका माना जाता है। 2003 में 92 संशोधन के अंतर्गत 4 प्रादेशिक भाषा को और शामिल किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, मैथिली और संथाली। मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से पुनः आपको बता देती हूँ। देखिए 14 हमारे तो विराजमान थे, ठीक है, संविधान में, आपको मैंने पहले भी बताया था, और एक बार फिर से पुनः बता देती हूँ। किसी को राजगोपालचारी जी ने आपके स्टेट लैंग्वेज के आधार पे नहीं बात की थी, ऑफिशियल लैंग्वेज के ऊपर बात की थी, यानी राजभाषा के ऊपर बात की थी। और उन्होंने इसको देने के लिए बहुत सारी चीज़ें आगे, मैंने कहा ना कि बड़ी शिद्दत के साथ इनका नाम लिया जाता है, सम्मान के साथ नाम लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने हिंदी के लिए बहुत काम किया। संविधान में संशोधन के अंतर्गत जो भी सभाएं हुई उसके अंतर में ये जब तक रहे तब तक हिंदी के लिए खड़े रहे। तो इन्होंने ये कहा कि राष्ट्रभाषा अलग होती है और राजभाषा अलग होती है, सो इसको ऑफिशियल भाषा के अंतर्गत मान्यता देनी चाहिए। सो इन्होंने इस पर काम किया और उसमें सबसे पहले 14 भाषाओं को हमको, तो अब ये बात करते हैं 14 भाषाओं में सबसे प्रादेशिक भाषाएं आपको दिख रही हैं, मैंने 14 एक तरफ लिखी हैं। 15वीं आपको पहले 1967 में 21वां संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। जो 15वीं भाषा थी तो वो आपका 21वां संशोधन, ठीक है, 21वां संशोधन था, याद रखिएगा। और कब हुई थी? 1967 में। ये इसलिए कि ये भी आता है प्रश्न। 3 और हुई 1992 में 71वां संशोधन, ठीक है, 71वां संशोधन 1992 में। देख रहे हैं कैसे बदलाव हो रहा है, परिवर्तन सबसे बड़ा सत्य है। और जो तीसरा हुआ वो आपकी 3 और जोड़ी गई, ठीक है, हाँ 4 और जोड़ी गई। 4 आपकी 2003 में 92वां मतलब 92